सो हमारा 7 चैप्टर हो गया था। अब हमारा 8 चैप्टर जो कि हमारा प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ की, जो हमारी 4th पी में हमारी जो पी है प्राइसिंग वाली, प्राइस पी, वो कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें हैं। प्राइसिंग क्या है हमारा कि जो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, उसके बदले में जो हम मनी ले रहे हैं वो हमारा है प्राइस। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ प्राइस दैट टर्म प्राइस डिनोट्स मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज। ठीक है, फिर उसके बाद some sellers quote a price that includes various services while others price these individual services separately। तो हर सेलर का अपना अपना अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग फंडा होता है कि वो कैसे अपने प्राइस को चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग की क्या हमारी इम्पोर्टेंस है, हमारी प्राइसिंग करना हमारा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ये जो देखो प्राइसिंग जो है हमारी वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा 4th पी का, ताकि हमारी जो 4th पी से मार्केटिंग मिक्स जो है हमारी, उसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स सक्सेस। कि प्राइसिंग, अगर कोई प्राइस हम अच्छे से अगर हम प्राइस कर सकते हैं तभी हमारी जो कस्टमर होगी वो मतलब हमें ऐसा प्राइस रखना है जिससे हमारी कस्टमर खुश हो, खुशी खुशी वो प्राइस हमें पे करे अपनी गुड्स के बदले, अपने प्रोडक्ट के बदले। तो प्राइस हमारी, अगर हमारी प्राइस पॉलिसी अच्छी है तो हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की, बिजनेस की सक्सेस भी होगी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिटर्मिनेंट है। प्राइसिंग डिसीजन अफेक्ट द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म इन द मार्केट। कि कंपटीशन को भी अफेक्ट कर देता है प्राइसिंग। ठीक है, और प्राइसिंग से ही, बल्कि प्राइसिंग ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे कंपटीशन को। प्राइसिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। कि डिफरेंट गुड्स की क्या प्राइसिंग भी थोड़ी, हमारी जो कस्टमर है वो प्राइस ही देखती है। कि कभी भी वो गुड्स खरीदने आती है, क्वालिटी वगैरह तो वो देखती है, पर वो सबसे ज़्यादा क्या देखती है कि प्राइस उसके बजट में है या नहीं है, वो परचेजिंग पावर है उसकी या नहीं है, या फिर उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है वो प्राइस या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। की हमारी जो प्राइसिंग है उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो हमारी क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, हम क्या प्राइस क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी प्रॉफिट हो उससे। ठीक है, पहले हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो खर्चा किया है वो हमारा रिकवर हो सके। ठीक है, और रिकवर होने के बाद अब उसकी प्रॉफिट्स, हम उसको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके, वो हम प्राइसिंग में करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कि मार्केट में क्या बेनिफिट हम ले सके प्राइसिंग के ज़रिए। पहला, मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन एंड मार्केट। की मार्केट में कंपटीशन को हमें मीट करना है, कैसे कंपटीशन से डील करना है, कंपटीटर से डील करना है, वो हम प्राइसिंग में, उसके हिसाब से भी हम प्राइसिंग लगाते हैं। मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, और मार्केट में शेयर बढ़ाने के लिए, मार्केट में अपना नाम बढ़ाने के लिए, शेयर बढ़ाने के लिए, पोजीशन बढ़ाने के लिए हम उसमें प्राइसिंग करते हैं। और एक है प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि हमारी जो प्राइस है उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है हमारा पब्लिक रिलेशंस ऑब्जेक्टिव। कि पब्लिक में हमारी इमेज बनाने के लिए, हमारी प्रोडक्ट का गुडविल बनाने के लिए, या फिर उसको ब्रांड बनाने के लिए, हमारी जो फर्म की, बिजनेस की ब्रांड बनाने के लिए, वो हमारा इसमें आता है, इन्हांसिंग पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म। ठीक है, फिर मतलब अब ब्रीफ में तो पढ़ लिया, अब उसको पढ़ते हैं। ठीक है, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मेनी फर्म्स। अ फर्म फॉलोइंग दिस गोल ट्राइज टू बिल्ड अ प्राइस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हम कर रहे हैं उससे हमारी कॉस्ट हमें भर जाए। ठीक है, कॉस्ट हमारी जो हमने किया है उसमें रेट ऑफ रिटर्न मिले हमें, कुछ हमने जो एक्सपेंस किया है उसको, उसमें कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलने के लिए हम प्राइसिंग करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ठीक है,
मीट और प्रिवेंशन भी पढ़ लिया, मेंटेन और इम्प्रूव शेयर, प्राइस स्टेबलाइजेशन थोड़ा देखते क्या है। मेनी फर्म्स हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। द ऑब्जेक्टिव इज ऑफन फाउंड इन इंडस्ट्रीज दैट हैव अ प्राइस लीडर. In oligopolistic situation where there are only few sellers, each seller will try to maintain stability in his pricing. In such a situation, one seller acts as a price leader and others follow him. तो प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि एक प्राइस फिक्स प्राइस हमारी मार्केट में रख देना। जैसे अगर कोई हमारा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, वहाँ पे हमारे फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर फ्यू सेलर्स compete करने लग जाए, तो बहुत ही कम सेलर्स है compete करने लग जाए, तो क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा कम प्राइस होगा वही हमारा सबसे ज़्यादा उसका मार्केट चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, सारे के सारे सबका प्रॉफिट हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एक प्राइस लीड कर लेते हैं, लीडर प्राइस कर लेते हैं, जो कि वही प्राइस सारी फॉलो करेगी, ठीक है। वो सारे मिलके एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, फ्यू सेलर्स मिलके एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। कि हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन में अफेक्ट करते हैं। तो हमारे फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे क्या होते हैं, ये हमारा ये है, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजन हमारी जो ये कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपटीशन, सप्लायर्स, बायर्स, डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, की हमारी फर्म की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती है हमारी, मैक्सिमम सेल करना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम मार्केट शेयर बनाना, या फिर उसकी हमें मार्केट शेयर बढ़ाना, या फिर स्टेबल प्राइस रखना, मेंटेन पब्लिक इमेज करना। तो ये सारी हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फर्म्स के, ठीक है। फिर रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है प्राइसिंग के ऊपर, वो हमारा ये भी फैक्टर होता है कि हमारी जो कंपनी है वहाँ पे जो प्राइसिंग करती है वो कौन निकालता है, प्राइस कौन निकालता है, हमारा टॉप मैनेजमेंट निकालता है, ठीक है। तो जो टॉप मैनेजर है उसकी क्या प्राइस डिटरमाइन करता है, पॉलिसीज़, मतलब क्या क्या पॉलिसीज़ है हमारी कंपनी की, और कैसे वो प्राइस निकालने का मेथड है, तो वो सारा हमारा टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, की क्या कॉस्ट है हमारी, वो भी हम प्राइसिंग निकालने में वो भी एक फैक्टर है कि कॉस्ट भी हम देखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं कि हमारी क्या प्रोडक्ट जो है वो कितनी डिफरेंट है और बाकी प्रोडक्ट से, मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स की क्या है, क्या मार्केटिंग मिक्स वो यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइस का जो मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स, डिमांड, कि देखो डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड हमारी क्या होता है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है ना, डिमांड घटती है तो प्राइस घटती है, तो डिमांड से हमारी प्राइस अफेक्ट होती है वो जो, ठीक है। कंपटीशन, अगर हमारी कंपटीशन बढ़ रही है तो हमारी प्राइस घटेगी, अगर हमारी कंपटीशन घट रही है तो हमारी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बायर्स, अगर हमारे बायर्स ज़्यादा हैं तो हमारी बायर्स ज़्यादा है, वही मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमारी क्या होगी, तो वो हमारी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। ये देखो ऐसा हो सकता है कि हमारी नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हो, या फिर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी लिविंग स्टाइल बढ़ रही हो, ठीक है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की लिविंग स्टाइल बढ़ती है वैसे वैसे जो वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनकी प्राइस बड़ी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट सप्लायर्स, कि हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कि
If the price of cotton goes up, the increase is passed on by suppliers to manufacturer. देखो, अगर हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और वाइस वर्सा. इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमारी जो प्रोडक्ट है, देखो, इफ इन इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री आर फेवरेबल, मार्केटर्स कैन अफोर्ड टू फिक्स हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स. क्या होता है कि अगर जो हमारी जैसे इकोनॉमिक कंडीशन अगर सही चल रही है हमारी मार्केट की, तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस वो लगा सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से. अगर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत लो चल रही है तो उनको अपने प्राइस की जो है प्राइस कम करनी पड़ेगी, और जिससे कि उनकी सेल्स बढ़ जाए, ठीक है, और स्टॉक उनका ख़त्म हो जाए. तो वो होता है इकोनॉमिक कंडीशन. फिर उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन कि द रेगुलेटरी प्रेशर्स, एंटी प्राइस राइज एंड कंट्रोल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इफेक्टिवली डिस्करेज कंपनीज फ्रॉम कंसर्निंग टू लार्ज अ शेयर ऑफ द मार्केट एंड कंट्रोलिंग प्राइसेस. टेबल 8.1 लिस्ट द फैक्टर्स द इन्फ्लुएंस प्राइसेस इन प्रैक्टिस. और कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन दी है, उसके हिसाब से हमारी प्राइस भी अफेक्ट करती है, ठीक है. ये प्राइसिंग पॉलिसी दे रखी कि क्या चीज़ें हमारी प्राइस बढ़ाती है और क्या चीज़ें हमारी प्राइस घटाती है. तो देखो, अगर ज़्यादा डिमांड है पर लेस सप्लाई है तो हमारी प्राइस बढ़ जाती है. और अगर एन इंक्रीज इन वेजेस नॉट मैच्ड बाय एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और अगर हमारी वेजेस बढ़ गई है, ठीक है, पर हमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया है, तो भी हमारी प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ जा रही है, ठीक है. वीक कंपटीशन एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में तो क्या होगा, अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो मोनोपोली मार्केट बना लेगा वो अपना. और मोनोपोली में हमने क्या पता है कि मोनोपोली में वो अपने हिसाब से अपना चार्ज करता है, वो ज़्यादा हाई चार्ज भी करता है, ठीक है. लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल बाय बिजनेस. अगर आप जो एफिशिएंट नहीं हो आप, तो आप क्या करोगे, आपका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा. आप अगर एफिशिएंट नहीं हो तो आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, और जिससे कि आपकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, नहीं तो लॉस हो जाएगा. बायर्स एगर टू एक्वायर ओनरशिप, अगर आप जो बायर हैं वो ओनरशिप मतलब उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है. बायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करे कि उसको खरीदना ही खरीदना है, तब भी हमारी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है. द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, और मनी का फ्लो अगर मार्केट में बढ़ जा रहा है तो भी हमारी जो सबके पास मनी है तो वो खर्चा करने आराम से जाएगी, तो वो तब भी हमारी प्राइस बढ़ जाती है. गुड्स आर नॉन पेरिशेबल बाय नेचर, और वो अगर नॉन पेरिशेबल नेचर है, ख़राब ना होने वाली चीज़ है, उसकी भी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है. फिर उसके बाद कौन से फोर्सेस है जो कि जिससे प्राइस कम हो जाती है, तो हमारे पहला अगर सप्लाई ज़्यादा हो पर डिमांड कम हो तो प्राइस कम रहती है. स्टेबल वेजेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो तो हमारी प्राइस कम होगी क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है कम कॉस्ट पे, ठीक है, तो हमारी प्राइस भी उतनी नहीं, मतलब प्राइस घटेगी. फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एंड कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, और अगर हमारे मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन है तो भी हम प्राइस चार्ज अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हमारी कस्टमर कोई रहेगी ही नहीं, ठीक है, कस्टमर नहीं खरीदेगी हमसे सामान, इसलिए उसमें ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, तो हमारी प्राइस कम करनी पड़ती है उसमें. एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल बाय बिजनेस, हमारे लैंड लेबर कैपिटल हमारा अच्छे से यूज़ हो रहा है, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी, तो हमारी प्राइस भी कम होगी. बायर रेजिस्टेंस टू परचेजिंग फॉर एनी रीज़न, और जो बायर है वो खरीदना नहीं चाह रही है, जैसे नेगोशिएट करते हैं हम, तो तब क्या होता है कि बायर हमारा कहता है नहीं भैया मुझे इतने में नहीं लेना, आप इससे कम करो, तो वहाँ पे क्या करता है वो बायर सेलर प्राइस कम कर देता है ना. तो वो सेलर्स ईगर टू सेल स्टॉक, और जो सेलर है वो मतलब चाहता है कि जल्दी उसका सामान जो है बिक जाए, तो भी हमारा वो प्राइस कम करके दे देता है. द सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेज, और मनी अगर मार्केट में जो है सप्लाई ऑफ मनी कम है, मनी का फ्लो कम है, तो वो तब भी हमारी प्राइस डाउन चलती है. गुड्स आर पेरिशेबल बाय नेचर, और जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ठीक है. फिर अब पढ़ते हैं प्राइसिंग पॉलिसी क्या क्या होती है, कैसे सेट होती है, ठीक है. तो प्राइसिंग पॉलिसी क्या है हमारी, प्राइसिंग पॉलिसी कंस्टिट्यूट द जनरल फ्रेमवर्क विद इन विच प्राइसिंग डिसीजन शुड बी मेड इन ऑर्डर टू अचीव द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स.
कि जो प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है कि हमारी जो कैसे हमारी प्राइसिंग डिसीजन हमें लेनी है उसका एक सेट ऑफ रूल्स होगा या फिर सेट ऑफ पॉलिसीज़ हो गई, जनरल एक फ्रेमवर्क होता है कि ये ऐसे ऐसे करके हमें मेथड्स लिखे होते हैं कि कैसे करके हमें प्राइसिंग डिसीजन लेनी है, वो जिससे कि हमारे जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पूरा कर सके कंपनी की, वो लिखा होता है, गाइडलाइंस होती है, ठीक है। वो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी होती है। प्राइसिंग मतलब प्राइसिंग पॉलिसी क्या मतलब क्या बता रहे हैं कि प्राइसिंग पॉलिसी शुड एम एट मैक्सिमम प्रॉफिट्स फॉर द इंटायर प्रोडक्ट लाइन, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। प्राइसिंग शुड बी सेट टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ एंटरप्राइज, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए हमें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम कब कर सकते हैं, जब हमारे कंपटीशन को हम मात दे दे, हमारी कंपटीशन जो है, हमारे कंपटीटर्स जो हैं उनसे हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अ प्री डिटरमाइंड एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइडेड, और न्यू प्रोडक्ट को कैसे प्राइसिंग करनी है वो हमें पता होना चाहिए, पहले से मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइसेस शुड बी अडॉप्टेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड टू फिट द डाइवर्स कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एनकाउंटर्ड बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और क्या होना चाहिए, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि वो आगे कोई चेंज आ रहा है, जो हमारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जो कि बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ हमारा जो है मार्केट हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, अनसर्टेन होता है, तो उनमें जो हमारी कॉम्पिटिटर जो है उनमें जो चेंजेस आ रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो कि वो हमारी उस सिचुएशन में भी हमारी प्राइसेस डिटरमाइन कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी की क्या क्या टाइप है हमारे किस प्राइसिंग पॉलिसीज़ के। तो पहला है हमारा डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, दूसरा है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, तीसरा कंपटीशन ओरिएंटेड और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग, फोर्थ हमारा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होता है, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टेट्स दैट क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप एज द प्राइस गेट्स डाउन एंड द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन। तो ये कह रहा है अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर देखो डिमांड का हम चेंज देखें प्राइस पे तो हमारा वो डायरेक्ट रिलेशन चेंज होता है, ठीक है। पर अगर हमारा प्राइस का चेंज देखें हम डिमांड पे तो वो इन्वर्स रिलेशन का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एज लॉन्ग एज बायर्स नीड एबिलिटी पावर purchasing power, willingness and authority to buy remain stable, and as long as environmental situation remain constant, then fundamental inverse relationship will continue। और ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये कब लागू होगा, पहला हमारा कि जो हमारी परचेजिंग पावर हम कांस्टेंट, हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे मार्केट के उनको कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं हम, कि हमारी जो बायर की परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और उनकी इनकम भी कांस्टेंट चल रही है, और हमारी जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो भी हमारी कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। द बेसिक प्राइस लेवल इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अ शॉर्टेज मीन्स दैट prices rise while a surplus means that price decline. The effect of short supply are most apparent in the case of agriculture products and other raw materials. An inadequate supply of consumer goods, food, grains can push up the price of such goods. On the other hand, if the supply is large in relation to demand, its price tends to decline. तो अब फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप है जो कि हमारी प्राइस लेवल को अफेक्ट कर देता है वो कैसा है, वो तो हमने आगे भी पढ़ा कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम हो रही है तो आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और ये ज़्यादातर कैसे प्रोडक्ट्स में होता है, हमारे एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। द डिमांड में बी डिस्क्राइब इज आइदर इनइलास्टिक और इलास्टिक, कि ये तो इनइलास्टिक इलास्टिक तो पता ही है, उसमें तब बताने की क्या ज़रूरत है। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, फिर उसके बाद हमारा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग है कि क्या हम कॉस्ट को लेके कैसे हम प्राइसिंग करते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स है हमारे कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। एक पहला है
कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में द कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट इज मेड एंड अ मार्जिन फॉर प्रॉफिट इज एडेड टू इट टू डिटरमाइन द प्राइसेस। कि हम कॉस्ट ले रहे हैं प्लस उसमें हम ले रहे हैं हमारी प्रॉफिट मार्जिन, कि कॉस्ट हमने अपनी कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमने वो कर ली, प्लस उसमें हमारी मार्जिन ऐड करके हमारा अमाउंट जो निकल रहा है वो हम प्राइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड होता है। और जो मार्जिन यहाँ पे निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं ये, कि जो मार्जिन निकल रहा है वो हमारा मार्कअप होता है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग। ऐसा कैसे? फिर उसके बाद सेवरल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कॉस्ट कंपोनेंट में बी यूज्ड in cost plus pricing. In general, cost means either actual, expected और standard cost. तो वो कोई सी भी cost ले सकते हैं। क्या क्या cost ले सकते हैं, या तो actual cost जो उनकी लगी है वो, या expected cost या फिर standard cost ले सकते हैं वो, ठीक है। Actual cost usually means historical cost for the latest available period. It reflects recent wages and material prices and overhead charges at the current output rate. Expected cost is a forecast of actual cost. और स्टैंडर्ड, देखो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारा फोरकास्ट किया जाता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट से भी पहले हम लेके चलते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। कि अब उसके बाद मेरिट्स क्या है हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के, कि हमारी इसके जो मेरिट्स है, हमारी जो रिटर्न मिलता है हमें अपने इन्वेस्टमेंट में, जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो हमारी कॉस्ट है, और उस पर रिटर्न क्या मिला है, हमारा मार्जिन। तो हमारी जो रिटर्न है अच्छी खासी हमें रिटर्न मिल जाती है अगर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड यूज करें तो, ठीक है। और क्या लिमिटेशंस क्या है कि ये इग्नोर कर देता हमारा कि डिमांड क्या है हमारी मार्केट में, कंपटीशन क्या है, और जो it presumes a fixed margin of profit, but in practice businessmen increase their margin of profit when they expect good demand. तो ये क्या होता है कि हमारी फिक्स प्राइस रखता है, फिक्स मार्जिन रखता है, पर कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, अगर डिमांड अच्छी होती है तो वो अपना प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा देते हैं, ठीक है। The firms using cost plus pricing never knows how much a customer is willing to pay. तो फिर उसके बाद है हमारा कि हमारी जो द फर्म यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नेवर नोज हाउ मच अ कस्टमर इज़ विलिंग टू पे। और अगर वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ कर रहा है तो उससे ये नहीं पता चलेगा जो हमारा कस्टमर है कितना विलिंग है अपने उस प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए। बिजनेसमैन यूज रूल्स ऑफ थंब टू डिटरमाइन द मार्कअप ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और रियल में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे मार्जिन कैसे डिटरमाइन करता है, हमारा यूज रूल्स ऑफ थंब रूल यूज़ करता है, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में नॉट always be feasible, particularly when there is idle plant capacity. In such a case, margin costing may be useful. फिर इसके बाद हमारा markup pricing. This pricing policy is often used by resellers who acquire products from producer or suppliers. Use a percentage increase on top of the product cost to arrive at an initial point. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जो सेलर है ऑफन यूज्ड बाय रीसेलर्स हु अक्वायर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स यूज अ परसेंटेज इंक्रीज ऑन टॉप ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट टू अराइव एट एन इनिशियल प्राइस। कि ये क्या हो रहा है कि अगर कोई हमारे इंटरमीडिएरी बिजनेस होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं होते हैं पर ट्रेडर बिजनेस होता है कि एक कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, फिर उसमें कुछ
वैल्यू एडिशन करने के बाद वो उस सामान को बेच रहे हैं, तो वो जो उनका वैल्यू एडिशन है उस पर फिर वो जो मार्जिन लगाते हैं, अब उन्होंने सामान खरीदा, उस पर अपना मार्जिन लगाया, फिर उसको बेचा है, तो वो हमारा मार्कअप प्राइसिंग होता है कि मार्जिन को इंक्रीज़ करना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीजिंग मार्जिन लगा के उसको बेचना। Alternatively, the predetermined percentage may be a number that is identified with the marketing objectives. For a retailer who purchase thousands of products, the simplicity inherent in markup pricing makes it a more effective pricing option than other time-consuming methods. However, the advantage of ease of use is sometimes offset by the disadvantage that products may not be always be optimally priced, resulting in products that are priced too high or too low given the demand for the product. तो मार्कअप प्राइसिंग में क्या हमारा क्या बोला है कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें मार्जिन लगा के, एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के उसको दोबारा उसकी रीसेलिंग करना, तो वो हमारा प्रोडक्ट मार्कअप प्राइसिंग होता है कि मार्जिन जो हमारी मार्जिन है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या लिमिटेशन बोली है कि कभी कभी क्या होता है, एडवांटेज तो ये है कि अगर हमारी जो रिटेलर है वो 1000 ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उनको फिर उसमें हमारी जो मार्कअप प्राइसिंग लग जाएगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जिससे कि देखो अगर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो सस्ते में मिल रहा है, फिर उसमें हम अपनी मार्जिन लगा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो उनका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। पर एक लिमिटेशन है कि कभी कभी हर प्रोडक्ट तो हमारा सेम प्राइस का नहीं होता ना, कभी कभी हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई, अगर पहले से ही वो हाई प्राइस की है, फिर उसमें तुम अपना वही परसेंटेज मार्जिन लगाओगे जो तुम्हें और प्रोडक्ट्स में लगती है, तो तुम्हारी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और डिमांड उसकी लो हो जाती है, ठीक है। हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट की डिमांड हमारी लो होती है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा ब्रेक इवन प्राइसिंग। क्या होती है कि ब्रेक इवन एनालिसिस uses market demand as a basis for price determination and also consider cost of production. It involves developing tables and or charts which are useful to determine at what level of production the revenues will equal the cost, assuming a certain selling price. कि क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट डिमांड लेते हैं और प्राइस लेते हैं, जो कॉस्ट है हमारी प्रोडक्शन की वो, फिर उसके बाद हम चार्ट बनाते हैं मार्केट डिमांड का जो लाइन है, इक्वेशन लाइन है, ठीक है, मार्केट डिमांड का और हमारा एक कॉस्ट का, उसमें से जो जब वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जब हमारी जो मार्केट डिमांड है और हमारी कॉस्ट जो है इक्वल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, volume of production, profit or loss in sale. It determines the break-even point which represents the volume of sale at which costs are fully covered. कि जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है, ऐसा प्राइस जो जिससे हमारी कॉस्ट हमारी रिकवर हो जाए, चाहे हमारा ज़ीरो प्रॉफिट हो, ठीक है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड। Break-even analysis is a valuable pricing tool to know the expected profit or loss at various volumes of production of sales. तो ये हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है कि हमारा यूज़फुल है, जिससे कि हम जान सकें कि कौन से वॉल्यूम हमारी कितने आउटपुट के प्रोडक्शन पे और कितने सेल्स के प्रोडक्शन पे हमारी कितनी प्रॉफिट या लॉस हो रही है, ठीक है, ये पता करने के लिए हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस is the most sophisticated pricing technique which takes into consideration both fixed cost and variable cost. It uses market demand as the basis of price determination. Market demand लेती है। Break even point which represents the volume of production at which there is no profit and loss can be calculated by the following formula. क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट? हमारा क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कि कैसे निकलेगा हमारी जो, ये देखो, ये जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे उसने क्या लिया है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को मिलाया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो ये है सप्लाई है, सेल्स वॉल्यूम हमारी दे रखी है और हमारा कॉस्ट हमें दे रखा है, ठीक है।
फिर उसका जो ब्रेक इवन जो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और उस ब्रेक इवन पॉइंट से जो नीचे की तरफ हमारी ओरिजिन की तरफ जो पार्ट है हमारा, वो हमारा लॉस मतलब उस टाइम पे लॉस हो रहा है, और जब उसके बाद का जो इंटरसेक्ट के बाद की जो लाइन है वो हमारा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तब हमारी क्या हो रही है, हमारी सेलिंग प्राइस जो रेवेन्यू है वो हमारी टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस में उसमें हम वेरिएबल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलता है, हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है, और फिर उस कंट्रीब्यूशन से हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमारा प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन निकलने पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ठीक है, मैम बोल रही थी कि पीओएम की एग्ज़ाम में अगर तुम ग्राफ्स मतलब ग्राफ्स अगर बनाते हो ना तो और अच्छा, पीओएम और ओबी वाली बता रही थी मैम कि अगर ग्राफ्स बनाते हो तो अच्छे से, मतलब जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि इस बच्चे को आता है। फिर उसके बाद हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की क्या लिमिटेशन क्या है कि द टेक्निक्स अज्यूम्स अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। ये टेक्निक हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, ये उन्होंने बोला है, लिमिटेशन है कि ये पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा यूज़ इसका पॉसिबल नहीं है अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस पे लाना। ठीक है, इट ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल कास्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज ओनली, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या बोला है, सिर्फ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड किया, पर हमारी जो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी निकलती है हमारी। ठीक है, therefore it not easy to find the marginal cost of product. Break even analysis is a theoretical tool. ये सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, रियल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन मार्जिनल कॉस्टिंग कैन प्रूव वेरी हेल्पफुल। कि लिमिटेशन के बाद भी क्या हो रहा है कि इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग निकलती है ब्रेक इवन पॉइंट से हमारी क्या है कि पर यूनिट के इंक्रीज से जो हमारी चेंज इन प्रॉफिट आ रहा है वो, ठीक है, वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट आ रहा है जो, वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, हम इससे ब्रेक इवन पॉइंट से इजीली निकाल सकते हैं, वो उसमें हेल्प करता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू कीप ऑन मार्केट इट्स प्रोडक्ट इज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस विच इज मोर देन और इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड वेदर देयर इज एन प्रोडक्शन और नॉट। तो जब डिप्रेशन का टाइम है, जब हमारी मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी प्राइसेस गिर जाती है, और कितनी गिरती है कि इतनी गिर जाती है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, चाहे वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो या ना हो। ठीक है, क्यों, हमारी फिक्स कॉस्ट हमें रिकवर करनी है, क्योंकि हमारी जब डिप्रेशन का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे मंदी ऐसे ही चल रही है, तो प्रोडक्शन तो सेलर अपनी खुद से ही प्रोडक्शन वो रोक देगा, तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी। पर हमारी फिक्स कॉस्ट अगर तुम प्रोडक्शन करो या चाहे ना करो, हमारी फिक्स कॉस्ट आती है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी फिक्स कॉस्ट अच्छे से रिकवर हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट या फिर वो वेरिएबल कॉस्ट चाहे रिकवर करे ना करे पर फिक्स कॉस्ट उसकी रिकवर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कंपटीशन ओरिएंटेड कंपटीशन ओरिएंटेड और मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग। कि कंपटीशन को ध्यान में रखते हैं अगर हम प्राइसिंग कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म may decide to fix the price at a competitive level in certain situation. The policy is used when the market is highly competitive and the product is not differentiated significantly. कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो बहुत जब जो हमारी प्रोडक्ट जिसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट को, तो हमारी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग की जाती है। जैसे यहाँ पर कोका कोला और पेप्सी को, कि वो हमारी एकदम सेम प्रोडक्ट है, कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है उसका, है ना, तो और फिर उसकी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा चल रही है, हर जगह इसकी मतलब हर जगह कंपटीशन में है ये। ठीक है, दिस सिचुएशन रिजेंबल्स द परफेक्ट कंपटीशन अंडर विच प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो प्राइसिंग हो रही है वो डिमांड और सप्लाई से हो रही है। ये जो कोका कोला एंड पेप्सिको की है, डिमांड और सप्लाई से उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। Buyers and sellers are well informed about the market price and market condition, and the seller has no control over the market price in such a situation. Every firm will follow the price which is in tune with the market condition. तो यहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन वाला था। अगर हमारी मोनोपोली मार्केट है, वहाँ पे हमारी कोई कंपटीशन नहीं होती है, तो वो हमारी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग भी हम वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो हमारी अनपरफेक्ट कंपटीशन होती है, और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो वो हमारी उसमें हमारी बहुत सारी प्राइसिंग मेथड होती है। पहला हमारा एक केस है कि या तो हम अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने हिसाब से, अपनी प्राइस के हिसाब से, ठीक है। फिर अब जो हमने प्राइस निकाली, अब हम पे डिपेंड करता है कि शुरू में कब क्या करता है। जो सेलर जब होता है, जब इंट्रोडक्शन फेज़ होता है उसके प्रोडक्ट का, वो शुरू में क्या करता है, सिर्फ या तो वो चाहता है कि अगर वो जल्दी से अपनी कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो या तो सिर्फ कॉस्ट पे बेचेगा अपने प्रोडक्ट को, या फिर अपने कॉस्ट से भी कम रेट पे बेचेगा। क्यों करना है उसको? क्योंकि उसको कस्टमर अट्रैक्ट करना है, कस्टमर छीनने औरों की। लाइक जैसे कि एग्जांपल जियो का, रिलायंस का जियो, उसने क्या किया, वहाँ पे उसने अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं करी, है ना, फ्री में बेच दिया। क्यों किया उसने? कस्टमर बनाने के लिए। एक साल उसने पूरा फ्री में बेचा जियो, और फिर साथ में उसने अपनी फ्री की डेटा, मतलब फ्री का डेटा भी उसने दिया, ठीक है, रिचार्ज दिया 3 महीने तक का। तो वो क्यों किया उसने? ताकि उसकी कस्टमर बन जाए। और फिर उसके बाद अब इस टाइम पे जियो का क्या प्राइस है? वही हमारा जो नॉर्मल प्राइस हमारे अदर सिम नेटवर्क्स का है, वही प्राइस हमारा जियो नेटवर्क का भी है ना। तो उसने ऐसा क्यों किया कि वो अपनी कस्टमर बना ले, ठीक है। तो ये एक हम कर सकते हैं कि हम सिर्फ कॉस्ट रिकवर करें, या फिर कॉस्ट भी रिकवर ना करें अपनी पूरी, ठीक है। तो ऐसे भी हम प्राइसिंग कर सकते हैं। ये कंपटीशन वाली प्राइसिंग है। या फिर हम अपनी कॉस्ट रिकवर कर लें और उसमें हम प्रॉफिट औरों के प्रॉफिट से हम कम प्रॉफिट रखें, मतलब कुछ कंसेशन जैसे डिस्काउंट पे देना, और कुछ मतलब फ्री चीज़ें, उसके साथ फ्री वाली चीज़ें देना। तो ये सारी हमारी कंपटीशन वाली चीज़ें होती है, ठीक है। और फिर या फिर हम अपने कॉस्ट के साथ प्रॉफिट मार्जिन अच्छा लगा ले, तो वो हम कौन सी जगह करते हैं? हमारे जहाँ पे कंपटीशन नहीं होती है, ठीक है। और कंपटीशन वो फिर उसके बाद और क्या है, और क्या प्राइसिंग हो सकती है कि हमारी जो सारे के सारे सेलर्स मिलके अपने प्रोडक्ट की एक प्राइस डिटरमाइन कर ले, वो हमारी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में होती है। ग्रुप ओलिगोपोली मार्केट में होती है। एक होता है एक अनग्रुप्ड करके कुछ, एक और शायद अलग से कुछ एक नाम भी है, उसमें नहीं होता है ऐसा। उसमें तो कि कंपटीशन चलता है कि 2-3 सेलर के बीच में कंपटीशन चलता है। वो कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा फ्यू सेलर्स हो अगर ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। और फ्यूअर होते हैं जिसमें, उसमें फिर प्राइस डिटरमाइन करके वो एक लीडर प्राइस करके वो फिर चलते हैं। फिर उसके बाद कस्टमरी प्राइसिंग। द मार्केट बेस्ड प्राइसिंग इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ प्रिवेलिंग और अ कस्टमरी प्राइस लेवल एग्जिस्ट। फॉर इंस्टेंस, देयर आर मेनी सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द मार्केट विच आर सोल्ड to the consumers at ₹7 only. In such a case, no producer may try to disturb the customary price. Every manufacturer tries to adjust his cost to the customary price by increasing the quantity of the product. If a manufacturer raises the product price above the customary level, there may be a sharp drop in the demand of his product. तो ये वाली कौन सी बात हो रही है? हमारी ग्रुप्ड ओलिगोपोली वाली मार्केट बात हो रही है कि एक प्राइस हमने सबने डिमांड कर लिया और उसी प्राइस में बेच रहे हैं। अगर उस प्राइस से हम नीचे करेगा कोई प्राइस, तो सारी की सारी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। उस जो प्राइस जिसका कम हुआ है उसकी बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, और सेल्स भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर कोई अपने इस कस्टमरी लेवल से ज़्यादा प्राइसिंग कर लेता है, तो उसकी अपनी डिमांड कम हो जाएगी उसके प्रोडक्ट की, और उसकी सेल्स भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है
वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट कस्टमर परसीव एज वैल्यू, कि कस्टमर को क्या मिल रहा है उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग करना। ठीक है, इसमें हमारे कौन से आ सकते हैं कि जो इसमें हमारे वो कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो विलिंगली उस कस्टमर मतलब उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहे हो, लाइक जैसे हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आ सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो गई कस्टमर को कि उसको ज़रूरी है, जल्दी में चाहिए, तब क्या होता है जो कस्टमर होता है कि कस्टमर फिर तब उस टाइम पे ना नेगोशिएट नहीं करता कि नहीं मुझे कम प्राइस में चाहिए, वो बोलता है जितनी भी लेगा तू ले ले, बस मुझे जल्दी से दे दे, है ना। अगर कोई इमरजेंसी उसको कस्टमर को है तब वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकता है ना। अंडर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रेदर देन सेलर्स कॉस्ट, कि बायर क्या खरीदना चाह रहा है, किस मतलब बायर क्या खरीदना चाह रहा है उसके वो प्राइस हम लगाते हैं, ना ही कि हमारी सेलर की कॉस्ट है वो। ठीक है, प्राइस इज कंसिडर अलॉन्ग विद अदर मार्केटिंग mix variables before the marketing program is set. In traditional cost-based pricing is due after product design and setting the marketing program. As shown in figure 7.3, cost-based pricing is product-driven. The company is design what it considers to be a good product, then checks the cost of making a product and sets a price that covers cost plus a target profit. Marketing must then convince buyers that the producer's value at price justifies its purchase. If the price turns out to be high, the company must settle for lower marks up or lower sales, both resulting in disappointing profit. तो ये इसका कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग से, जो कि हमारा वो कह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है वो हमारी किस पे डिटरमाइंड होती है, हमारी प्रोडक्ट बनने के बाद डिटरमाइन करी जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर अगर वो ज़्यादा हाई हो रहा है तो फिर जो सेलर है वो लोअर सेल्स में अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि हमारी target price based on consumer perception on the product value. The target value and price then derive decision about product design and what costs can be incurred. As a result, pricing begins with analyzing customer needs and values perception, and price is set to match consumers' perceived value. Thus, it reverses the traditional process of cost-based pricing. तो हमारा क्या हो रहा है कि अंडर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारी जो कस्टमर है वो कौन सी नीड्स में, कौन सी मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, उससे हम उसको प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। पहले हम कस्टमर देख रहे हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ देख रहे हैं कि क्या वो पैसे पे कर सकता है कौन सी प्रोडक्ट के लिए, फिर उस प्रोडक्ट के जो पैसे वो पे कर सकता है उसके हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग कर रहे हैं, और फिर प्राइस जो हमने डिटरमाइन की उसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट निकाल रहे हैं, उससे कम हमें अपनी कॉस्ट निकाल रही है, और फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स इफेक्ट है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच का, जो कि हमारा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग था। फिर उसके बाद मैनी कंज्यूमर परसीव हाई वैल्यू फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमारे लग्जरियस प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस पर हमारी हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यू वो देता है, जो जिसकी लिविंग स्टाइल अच्छी है वो अपने अच्छे लग्जरियस प्रोडक्ट्स ही लेगा ना। In practice, there may be a little difference between two products, but consumers give high value to intangibles such as brand image, packaging, sellers, prestige, etc. However, value-based pricing is difficult to measure in practice. It calls for detailed investigation of how much customer would pay for a basic product for such each benefit added to it. और थोड़ा मुश्किल होता है ये हमारा डिटरमाइन करना। ठीक है, अब है हमारा मेजर प्राइसिंग मेथड स्ट्रेटजीज़ की, कैसे हमारी जो प्राइसिंग की जाती है उसके मेथड्स और क्या स्ट्रेटजीज़ क्या है कि कैसे हमारी प्राइसिंग करी जाती है। ठीक है, तो पहली है हमारी 12 स्ट्रेटजीज़ है, हमारी प्राइसिंग की मेजर स्ट्रेटजीज़ है। ठीक है, तो पहली हमारी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या होता है कि वही चीज़ जो मैंने ऊपर भी बताई थी कि जो हमारी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हम
देखते हैं हमारी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की कैसी कंपटीशन है, उसके हिसाब से हम उसकी प्राइसिंग करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर हाईली कम्पिटिटिव है तो हम क्या करेंगे, हमारी अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वहाँ पे वो हमारा नॉन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे हम हाईली चार्ज कर सकते हैं, है ना। नहीं, वहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन में हमें औरों की मतलब मार्केट प्राइस फॉलो करनी पड़ती है। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो हम अपने हिसाब से उसको चार्ज कर सकते हैं। और ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में हमारी कस्टमरी प्राइस लेवल होता है, ठीक है। तो ये सारा बताया था, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसेस आर फिक्स बिलो द कम्पिटिटिव लेवल टू ऑब्टेन अ लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट एंड टू डेवलप पॉपुलैरिटी ऑफ द ब्रांड। कि हमारे पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही लो रखते हैं, कॉस्ट रिकवर करते हैं, फिर उसके बाद जो मार्जिन लगाते हैं हम, हमारा जो मार्कअप होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को अपनी तरफ लेके आ सके, वो हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, ठीक है। उसमें हमारी जो मार्जिन होती है वो हमारी बहुत ही लो होती है, तो जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो जल्दी रिकवर नहीं होती, टाइम लगता है उसको कॉस्ट रिकवर करने में भी, और उससे क्या होता है कि उसकी जो कस्टमर है वो उस पर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब सही होती है? तो पहला पॉइंट कि हमारी जब जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक हो, कि हल्के से प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाए, तो वो हमारा कम्पिटिटिव हाईली इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमारा सक्सेसफुल होगा, यूज़फुल होगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन इज़ कैरीड आउट ऑन अ लार्ज स्केल टू अचीव लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। और हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे, उसके लिए हमारी कम कॉस्ट हो, उसके लिए हम लार्ज प्रोडक्शन करें, तो हमारी प्राइसिंग जहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग सही रहेगी, क्योंकि फिर हमारी कॉस्ट भी कम इनकर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो, तो वो हमारे पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़फुल होती है उस पर भी। There is an adequate high income market and thus skimming the cream price policy cannot be sustained। कि जो मार्केट में हमारी कंज्यूमर है वो हमारी प्राइस सेंसिटिव है, कि वो प्राइस को देख के सामान खरीदती है, ठीक है। तो ऐसी अगर कंज्यूमर है हमारी, तो वो भी हमारी उसमें भी प्राइसिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़फुल होगी। फिर इसमें मेरिट्स क्या क्या है कि अगर देखो तुम अगर चार्ज लो करोगे तो तुम्हारी जो सेल्स वॉल्यूम है, चार्ज लो करोगे तो तुम्हारी मेरिट्स क्या है कि तुम अगर उनसे चार्ज लो करोगे तो तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग ब्रांड प्रेफरेंस अमंग द कस्टमर। और तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी तो तुम्हारी मतलब कस्टमर ज़्यादा होगी, और कस्टमर ज़्यादा होगी तो वो उनको अगर कम प्राइस में भी तुम उनको अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो तुम्हारी ब्रांड का नाम होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिस्करेजिंग द न्यू सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट। और अगर कोई न्यू कंपटीटर आना चाह रहा है हमारे मार्केट में, तो वो भी नहीं आएगा देख के कि हमारी जो प्राइस है वही इतनी कम है, तो उसकी प्रोडक्ट कौन ही खरीदेगा, है ना। तो ये सोच के वो न्यू कंपटीटर नहीं आएगा। और फोर्थ पॉइंट है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर है वो भी उनसे भी हमें फाइट करने में मदद करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्किमिंग प्राइसेस होता है कि अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइसेस रखना, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है तब उसकी हाई प्राइसेस रख दो, ठीक है। और ऐसे प्राइसेस कौन से हो सकते हैं कि जिसका हमारा अभी तक मार्केट में कंपटीशन नहीं आया है, तो जब वो न्यूली लॉन्च हुआ है तभी उसकी हाई प्राइस रख दो, ताकि जो उसकी कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्ट लगी है उसमें, वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, ताकि जो बाद में अगर कोई कंपटीटर आ रहा है हमारे बिजनेस में तो वो भी मतलब
बाद में जब आएगा तब तक हमारी सारी की सारी कॉस्ट इनकर हो जाए और प्रॉफिट भी हम कमा लें, ठीक है। कंपटीटर आने में भी तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो वो हमारी मार्केट स्किमिंग प्राइसेस होती है। मेरिट्स क्या क्या है? डिमांड इज लाइकली टू बी मोर इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इन अर्ली स्टेजेस देन इट इज़ व्हेन द प्रोडक्ट इज़ फुल्ली ग्रोन। कि हमारी जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा इन इलास्टिक हो, मोर मतलब इन इलास्टिक हो कि प्राइस में जितनी भी कम ज़्यादा हो जाए, डिमांड में ज़्यादा चेंज ना आए। ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे इन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट हमारी इन इलास्टिक है तो हमारा स्किमिंग प्राइसिंग यूज़फुल होगा। और कि जो प्रमोशनल इलास्टिसिटी है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए कि इनिशियल स्टेज पे हमारी जब प्रोडक्ट आती है, न्यूली लॉन्च होती है, हमें उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए हमें प्रमोशन करना पड़ता है। तो ऐसा प्रमोशन होना चाहिए जो कि हमारा इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा हो, बाद में चाहे कम भी हो, पर इनिशियल स्टेज पे हमारा सबसे ज़्यादा हाई प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज। देखो जो प्रमोशनल स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मार्केटिंग स्किमिंग प्राइस से क्या होता है, देखो प्रमोशनल स्टेज ज़्यादा होगा और हम जब प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं उनसे तो हमारी जो कॉस्ट है वो इनकर हो जाएगी, है ना, वो जल्दी हमारी कॉस्ट इनकर होगी, ठीक है। तो वो हमारा स्किमिंग प्राइस इसलिए यूज़फुल है कि हमारी कॉस्ट को जल्दी जल्दी वो रिकवर कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट विद अ हाई प्राइस इज एन एफिशिएंट डिवाइस फॉर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स दैट डिफर इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट जो हम हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हम उससे हमारा क्या हो रहा है कि हमारी जो मार्केट सेगमेंट जो है हमारी कस्टमर को हम मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारी किससे, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी देख के हम उसको डिफरेंस कर रहे हैं कि कौन सी सेगमेंट से हम कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं और कौन सी सेगमेंट से हम कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग प्राइस है, तो हाईली प्राइस कर रहे हैं हम उस पर, ठीक है। प्राइसेस में बी रिड्यूस सब्सिक्वेंटली टू अट्रैक्ट सक्सेसिवली मोर इलास्टिक सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। और जो इलास्टिक सेगमेंट्स है हमारी मार्केट में उसमें हम प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हायर इनिशियल प्राइस कैन बी प्रोजेक्टेड एज द सिंबल ऑफ क्वालिटी। कि लोगों का यही मानना है कि अगर तुम्हारी प्राइस अच्छी है तो वो ये मानती है कि तुम क्वालिटी भी अच्छी दे रहे होगे, ठीक है। तो ये सोच के भी हमारी प्रोडक्ट खरीद लेती है हमारी। और देखो प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या था, हमारी लो कॉस्ट होती है तो कस्टमर सोचते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी की होगी, तो वो उसका एक लिमिटेशन है वो, ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है प्रोड्यूसर में चार्ज हायर प्राइसेस इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द डिमांड टू द लेवल विच ही कैन ईजिली मीट। तो प्रोड्यूसर क्या करता है स्किमिंग प्राइसिंग में कि वो हाई चार्ज रखता है ताकि उसकी जो डिमांड है वो बढ़े ना। हमने देखा है ना कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, तो वो बढ़ा के रखता है ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा ना बने। तो जितना वो मीट कर सकता है उतनी ही उस पर डिमांड आए। ही स्किमिंग प्राइस पॉलिसीज सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट अ पॉसिबल मिस्टेक इन प्राइसिंग। कि क्या होता है कि तुम शुरू में अगर प्राइस हाई रखोगे तो तुम बाद में उसको रिड्यूस करके धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो, पर अगर तुम शुरू में प्राइस बहुत ही लो रखोगे तो तुम्हें बाद में उस प्राइस को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा स्किमिंग प्राइस पॉलिसी अच्छा माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ है हायर प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम हायर इनिशियल प्राइस में बी प्लफ्ड बैक इनटू द बिजनेस फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड इन फ्यूचर। और जो हमने हायर प्रॉफिट्स कमा लिए उसको फिर हम बाद में बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम हायर
लोअर चार्ज करते हैं, लोअर प्राइस रखते हैं, और स्किमिंग प्राइसिंग में हम हायर प्राइस रखते हैं, ठीक है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम हायर सेल्स वॉल्यूम ले लेते हैं ताकि क्योंकि हमारी लो प्राइस है, और स्किमिंग प्राइसिंग में हमारी लो सेल्स वॉल्यूम रहती है, ठीक है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हमारी जो कंपटीटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और स्किमिंग प्राइसिंग में हमारी कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसीलिए हम उस पर हाईली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमारी जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब वो प्राइस देख के सामान खरीदती है, वो हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आ सकती है। और जो हमारी स्किमिंग पॉलिसी वाली स्किमिंग प्राइसिंग है वो ऐसी मार्केट में यूज़ करें जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्राइस को देख नहीं रही है, ठीक है। लाइक जैसे हमारी ब्रांडेड चीज़ें आ गई, लग्जरी चीज़ें आ गई, तो उसमें उसके जो कस्टमर है वो ये नहीं देखते कि कितने प्राइस का है, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ले लेते हैं सामान, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज फॉलोड वेयर प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड बट स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी इज फॉलोड इन केस ऑफ हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड होते हैं क्योंकि हमारी जो हमारी कंपटीटर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम उस पर ज़्यादा डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, वो हमारी वहाँ पे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करते हैं। पर जो हमारी स्किमिंग प्राइसेस है वहाँ पे कोई कंपटीटर ही नहीं है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाईली डिफरेंशिएटेड है, यूनिक प्रोडक्ट है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे हम उसको हाईली प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज फॉलोड वेयर द प्रोडक्ट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ साइकिल। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, हमें उस प्रोडक्ट को सालों साल चलाना है, इसीलिए हम उसकी प्राइस को लो रखते हैं ताकि हमारी कस्टमर बनी रहे। और स्किमिंग प्राइसेस में उसको शॉर्ट पीरियड के लिए, जब तक उसकी कंपटीटर नहीं आ जाती तब तक उसको उस प्रोडक्ट को अपने तब तक उसको क्या करना है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेनी है जब तक उसकी कंपटीटर नहीं आ जाती, तो उसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत छोटी है, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज फॉलोड व्हेन there is a strong competition in the market but skimming price is followed when a novel product is introduced and there is no competition in the market, ठीक है। तो यही है कि हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होती है तब यूज़ होती है, और स्किमिंग प्राइसिंग जब एक न्यूली प्रोडक्ट आता है और उसकी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है तब वो यूज़ होती है। फिर उसके बाद हमारा कि फोर्थ पॉइंट है कीप आउट प्राइसिंग। एज द नेम सजेस्ट इट इज प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग पॉलिसी विच एम्स एट डिस्करेजिंग द अदर फर्म्स इन द मार्केट टू ऑफर सब्स्टिट्यूट। Keep out pricing should be followed for only one product of a firm. It is a very risk venture, particularly when the product is offered to the public at a price which is less than the actual cost of production and distribution. तो keep out pricing क्या है कि वो अपनी कॉस्ट से भी कम अमाउंट पे अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा है और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेच रहा है, ठीक है, प्राइसिंग कर रहा है, अपनी कॉस्ट से भी कम अमाउंट पे प्राइसिंग कर रहा है, तो वो हमारा कीप आउट प्राइसिंग होता है। लाइक जैसे हमारा जियो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, और हमारे कंपटीटर जो हैं, जो हमारे कंपटीटर एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं उनको भी रोक देता है अपने उनके मार्केट करने से, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ है फॉलो द लीडर प्राइसिंग। लीडर प्राइसिंग क्या होता है, वो जो मैंने ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कंपटीशन में बताया था कि सारे सेलर्स, कुछ सेलर, क्योंकि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में कुछ ही मार्केटर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक मिल के जॉइंट मतलब मिल के एक लीडर प्राइस रख लेते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं सारे के सारे। क्योंकि अगर कोई एक बंदा, वहाँ पे बहुत ही कम सेलर्स है, तो वहाँ पे अगर कोई एक सेलर अपनी प्राइस को कम कर लेगा तो सिर्फ उसी की सेल होगी, बाकियों की सेल्स नहीं होगी। और अगर कोई एक सेलर अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहेगा कि वो देख रहा है कि मेरी कॉस्ट इनकर ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो वो अपनी अगर प्राइस बढ़ाना चाहेगा तो उसकी सेल्स नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना। तो इसीलिए हम इसलिए सारे थोड़ी सी सेलर हैं तो मिलके समझौता करके वो एक प्राइस, लीडर प्राइस रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा 6 डिस्क्रिमिनेटरी और डुअल प्राइसिंग, चार्जिंग व्हाट द ट्रैफिक विल बियर।
तो ये क्या होता है कि हमारी जो कस्टमर है जो एबल है पे करने के लिए, हम उससे उतना चार्ज करते हैं। लाइक जैसे कि हमारी ये बिजली बिल BSES, उसमें क्या है कि होता है ना, अगर आपका जो आपकी जो बिल है वो 200 यूनिट की है तो आप फ्री हो। 200 यूनिट से अगर 300 यूनिट, शायद 300 200 से या 250 के बीच अगर आपकी यूनिट आती है तो आपको 3 रुपये पर यूनिट चार्ज किया जाता है। फिर उसके आगे जाती है तो आपको 4.5 यूनिट चार्ज किया जाता है, फिर 7, फिर 8, है ना। तो ऐसे ऐसे चार्ज किया जाता है। तो वो क्या किस बेसिस पे है कि आपने इतना खर्चा किया तो आप फिर उसके हिसाब से आप एबल भी होंगे उसको पे करने के लिए, तो इस बेसिस पे उसको वो हमारी चार्ज की जाती है। तो वो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी और डुअल प्राइसिंग होती है कि वो अपने कंज्यूमर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। लाइक जैसे हमारी ट्रेन रेलवेज हो गई, तो वहाँ पे एसी वाले जो एसी पैसेंजर्स हैं उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, और उसमें भी AC1 को ज़्यादा चार्ज किया जाता है, 2 को कम, 3 को कम, फिर उसके बाद स्लीपर्स वालों को कम चार्ज किया जाता है। तो वो किस लिए कि अब तुम AC वाली फैसिलिटीज़ अगर तुम लेना चाह रहे हो तो तुम उसके लिए एबल भी होगे उसको पे करने के लिए, तो इसलिए तुमसे ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके लाइक इनकम टैक्स, तो वो भी हमारा क्या है, जो जितना पे एबल है पे करने को वो उतना ही पे करता है। ठीक है, पर वहाँ पे वो प्राइसिंग नहीं होती, वो टैक्स है। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि जो जितना एबल है पे करने को वो हमारा उससे उतना ही चार्ज किया जाता है। तो वो हमारा डुअल प्राइसिंग और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 7th है प्रीमियम और प्रेस्टीज प्राइसिंग। तो ये क्या है, ये हमारी वो प्राइसिंग है जिस पे हम हमारी प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लगा रहे हैं, उस पे जो प्रोडक्ट पे जो ब्रांड लगा है, जो फीचर लगा है, उसका प्राइस लगा रहे हैं। लाइक हमारे जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कोई सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो गया, उसमें कोई यूनिक फीचर है तो उसकी चार्ज, जैसे यूनिक फीचर्स में क्या बोल सकते हैं, कोई हमारी लाइक तुमने अगर कोई ऐप बनवाया है, ठीक है, और वो ऐप तुमने खुद से कस्टमाइज्ड ऐप बनवाया है तो उसकी चार्ज तुम्हारी अलग होगी। अगर वैसा ही सेम ऐप तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाए तो उसकी वो तो फ्री में मिल भी जाएगा, पर तुमने उसमें कुछ यूनिक अपने देखो, लाइक जैसे तुम्हारा वो फ्री वाला ही ऐप है, ठीक है, उसको तुमने मॉडिफाई करवाया और यूनिक फीचर लिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तब भी उस पर तुम्हें चार्ज लगेगा, और वो प्रेस्टीज चार्ज वो हमारा आता है इसमें प्रीमियम और प्रेस्टीज प्राइसिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद लीडर प्राइस हमारा क्या है, अ फर्म में कट प्राइसेस temporarily on a few items in order to attract customers. In other words, loss leaders are used to promote higher sales of different products offered by them. Leader items are generally well known, are highly advertised and purchased frequently. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इनफैक्ट मतलब लीडर प्राइसिंग का नाम दिया है, पर उसको हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट लीडर्स, एक वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट लीडर सही नाम उसका दिया होना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक प्रोडक्ट को जो कि हमारा वेल एडवर्टाइज्ड है और जल्दी खरीदा जाता है, जल्दी बिकता है, लोग बार बार उसको खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट की हेल्प से हम दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग मतलब उसकी सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि द रैशनल ऑफ द पॉलिसी इज दैट कंज्यूमर विल कम टू द बाय advertise leader items and then stay to buy other regularly priced merchandise. The net result will be increased sales volume of profits. कि वो यहाँ क्या कर रहा है कि वो कुछ प्राइसेस की मतलब कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कम कर दे रहा है। ठीक है, और वो क्या है, जो लीडर आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी हाईली एडवर्टाइज है, परचेज फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस को वो थोड़ा कम कर दे रहा है ताकि जो हमारी जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने आए
और साथ में वो हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ख़रीद के ले जाए, ठीक है। तो लाइक जैसे कि हो सकता है ना कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जो दूसरा वाला प्रोडक्ट था उसकी प्राइस को कम कर दिया, ठीक है। या फिर उसने एक कॉम्बो पैक लगा दिया कि आप ये ख़रीदो और इसके साथ ये वाला प्रोडक्ट ख़रीदोगे। लाइक जैसे अगर आपको एक शैम्पू की बॉटल है 150 की है, ठीक है, और उसके साथ एक और उसके साथ एक ऑयल है जो कि न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है या लोली परचेज प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो हमारा 200 का है। वो 150 का शैम्पू है और 200 की ऑयल है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप 250 या फिर 200 आप इसका पे करो, 250 आप पे करो और 250 आप पे करो और ये दोनों ले जाओ। पर अगर आप इन दोनों को अलग अलग खरीदोगे तो आपका कितना चार्ज लगेगा, 150 प्लस 200, तो आपका चार्ज लगेगा 350। पर हम आपको कितने पे दे रहे हैं, 250 पे दे रहे हैं। तो ऐसे जो होती है लीडर प्राइसिंग होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिट जो बढ़ेगी सेल्स से, हमारी क्या है, दोनों की सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो हमारी जो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगी वो हमारा रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट दिखाता है। प्रॉफिट देखो, वैसे तो मेरी जो उसमें एक में हमारी कितनी हुई, 100 की लॉस हो गई, प्रॉफिट हमने उसमें बहुत कम कमाया होगा, ठीक है। तो उसमें जो ओवरऑल सारी सेल्स बढ़ने के बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं वो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 9th है हमारा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि हमने बायर के माइंड के साथ गेम खेल के हमने प्राइसिंग की है। लाइक जैसे ऑड प्राइसिंग होती है कि 399 का आप प्रोडक्ट ले जाओ, तो वो है कितने का, वो है 400 का। पर वो क्या कह रही है कि जो हमारी कस्टमर होती है वो आगे के लेटर्स देखती है, वो पीछे इतना ध्यान नहीं देती है। अगर वो जल्दीबाजी में हो, ठीक है, जल्दी में वो पीछे का ध्यान नहीं देती, वो क्या सोचेगी कि 300 का है, मतलब 300 कुछ का सोचेगी, पर 400 नहीं जाएगी। 399 का प्रोडक्ट है, वो है तो 400 का, पर उसको वो कितने का बता दिया, 399 का, ठीक है। तो ऐसे हमारी ऑड प्राइसिंग हो सकती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में। ऑड प्राइसिंग एक एग्जांपल है उसका। फिर उसके बाद वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ वन प्राइस पॉलिसी इसमें दो बता रही है, एक वन प्राइस पॉलिसी बता रहा है और वेरिएबल प्राइस पॉलिसी बता रहा है, ठीक है। वन प्राइस पॉलिसी होता है द सेलर चार्जेस द सेम प्राइस टू सिमिलर टाइप्स ऑफ कस्टमर हु परचेजेस सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट अंडर एसेंशियली द सेम टर्म्स ऑफ सेल। कि वन प्राइस क्या होता है कि हर कस्टमर, जो भी कस्टमर है, चाहे कैसी भी कस्टमर हो, उसके लिए वो सेम प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है। और द प्राइस में वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ परचेज, कि प्राइस अलग हो सकती है क्या, देख के कि आपकी जो क्वांटिटी है वो, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस बढ़ गया। अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो उतनी आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। पर कितना हम चार्ज कितना कर रहे हैं, वही सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं हर प्रोडक्ट का, पर प्रोडक्ट का वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा वन प्राइस प्राइसिंग होता है, ठीक है। अगर और उसके बाद वेरिएबल प्राइसिंग क्या है कि वेरिएबल प्राइस पॉलिसी है द सेलर सेल सिमिलर क्वांटिटीज टू सिमिलर बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। कि हमारी जो सिमिलर है, हमारी जो बायर्स है वो सिमिलर है, पर उनको हम डिफरेंट क्वांटिटी में, मतलब डिफरेंट प्राइस पे दे रहे हैं। वो सेम बायर है, सेम क्वांटिटी यूज, सेम टाइप ऑफ बायर है और सिमिलर क्वांटिटी खरीद रही है, पर फिर भी हम उनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस में दे रहे हैं। लाइक जैसे हमारे क्या होता है कि बायर जो होता है, कोई भी बायर कहीं पे सामान लेने जाता है, लाइक क्लोथ्स की बात कर ले, हम एक क्लोथ शॉप पे गए, तो हम अगर मम्मी के साथ जाएंगे तो मम्मी तो बहुत अच्छे से नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके वो सामान 500 का सामान मम्मियाँ 150 में 200 में दिला देगी। पर अगर हम जाएंगे तो हम भी तो वही, हमारी भी लिविंग स्टाइल वही है, स्टेटस सेम है, हम कस्टमर सेम कस्टमर है हम, है ना, और वही सेम
प्रोडक्ट भी अगर हम खरीदेंगे तो वही 500 का हम कितना बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भैया 450 का लगा लो या 400 का लगा लो, इतना बोल सकते हैं। पर उससे ज़्यादा हम नेगोशिएट बार्गेन हम कर नहीं सकते, है ना। तो हमें कितना चार्ज कर दिया उसने, 400 का, और मम्मी कितने की ले आई, 200 रुपये में ले आई वही सामान। तो वो हमारा वेरिएबल प्राइस पॉलिसी होता है कि जो जितना नेगोशिएट कर सके वो उतना सही, मतलब उतना कम वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस लाइनिंग इज यूज एक्सटेंसिवली बाय द रिटेलर्स। कि कौन यूज करता है, ये रिटेलर्स यूज करते हैं। द रिटेलर्स यूजुअली ऑफर अ गुड, बेटर एंड बेस्ट असॉर्टमेंट of merchandise at different price level. For example, a retailer of ready-made shirts may sell shirts at 3 prices. The first price stands for economic choice, second for the medium quality and third price for the super fine quality. कि प्राइस लाइनिंग क्या होती है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लाइन के हिसाब से, कि वो कौन सी लाइन का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग हो रही है। कि आपकी क्वालिटी देखी जा रही, क्वालिटी या फिर फीचर देखा जा रहा है, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग की जा रही है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप क्या करोगे, मिडिल चॉइस, आपकी जो मीडियम क्वालिटी की आप प्रोडक्ट लोगे, है ना, तो आपके लिए वो मीडियम चार्ज करेगा। पर अगर वही शॉप पे कोई लग्जरियस प्रोडक्ट, मतलब अपर क्लास का कोई कस्टमर जा रहा है तो वो कौन से प्रोडक्ट खरीदेगा, वो लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदेगा, कंफर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसके लिए हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो वो हमारी प्राइस लाइनिंग चार्ज होती है कि हमारी प्रोडक्ट की लाइन के हिसाब से उसको चार्ज किया जा रहा है। फिर उसके बाद 12th, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या होता है, अ मैन्युफैक्चरर फिक्सेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बिलो विच his product would not be sold to be consumers or distributor. The manufacturer of a popular brand of a product may enter into an agreement with the distributors of his product under which resale price is fixed by the manufacturers and the distributor will not sell the product below that price. तो रीसेल एक प्राइस है कि उसने वो प्राइस फिक्स कर दिया कि उसके नीचे के उससे नीचे हमारी प्राइस नहीं रख सकते, ठीक है। एक फिक्स प्राइस कर दी, और लाइक जैसे कंसाइनर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, एक इनवॉइस प्राइस दिया होता है, ठीक है। लाइक तुम्हारी प्रोडक्ट तुम सेल करते, वो 100 में 100 तुम्हारी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, और तुमने 150 में तुमने किसी को कंसाइन कर दिया, एजेंट अपॉइंट करा है, और 150 में तुमने बोला कि 150 पे सेल करना है और इससे नीचे नहीं सेल करना, तो वो 150 पे सेल कर सकता है, और अगर वो चाहे तो 150 से ज़्यादा पे भी सेल कर सकता है, पर वो 150 से नीचे सेल नहीं करेगा। तो वो हमारी रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। की प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, तो प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी कि कैसे हम अपनी प्राइस को मतलब कस्टमर के प्रेफरेंस के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। पहला है हमारा डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस कि हमारे कस्टमर को हम जो कस्टमर के हिसाब से हमारी एक प्राइस फिक्स हो गई, ठीक है, पर उसके बाद हमारी कोई कस्टमर होती है जो उसको नहीं खरीद सकती है, उनकी कुछ रिक्वेस्ट होती है, तो उस पर कुछ डिस्काउंट और अलाउंसेस देते हैं हम। तो ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं हमारे, कैश डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है, और अलाउंसेस हमारे हम क्या दे सकते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो वो हमारी डिस्काउंट एंड अलाउंसेस में आते हैं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया कि अगर आप कोई कस्टमर है, ठीक है, वो अगर कोई क्वांटिटी मतलब कोई एडिशनल चीज़ें, लाइक हमारी होलसेलर्स होती है, तो हम अगर रिटेल
प्राइस पे खरीदे, रिटेल प्राइस हमारा ज़्यादा होता है वहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमारी 1 यूनिट हमें खरीदना होता है, ठीक है, तो वो रिटेल प्राइस हमारा ज़्यादा होता है। पर उसी प्रोडक्ट का अगर हम होलसेल पे खरीदे, कि हम बल्क पे सामान खरीदे, 6 पीस खरीदे या फिर 12 पीस खरीदे, तो तब हमारी वहाँ पे हमारे कुछ डिस्काउंट मिल जाती है, वो हमारी क्वांटिटी डिस्काउंट होती है, ठीक है, कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर कैश डिस्काउंट, कि अगर आप कैश पे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सीजनल डिस्काउंट होता है कि सीज़न के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, कूलर्स एंड रेफ्रिजरेटर में अलाउ सीजनल डिस्काउंट ऑफ से 10% इफ़ एन ऑर्डर इज़ प्लेस ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, कि ऐसे सीज़न में जब उसकी जो प्राइस मतलब जब उसकी सेल्स कम होती है, ठीक है, मतलब वो सीज़न का प्रोडक्ट है, वो विंटर सीजन का प्रोडक्ट है, ठीक है, और पर उसको अगर वो ख़त्म होने वाला है, विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है, तब उस टाइम पे वो कुछ डिस्काउंट पे बेच देती है सामान को, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी मार्केट में निकल जाए, ठीक है। अलाउंसेस हमारे क्या होते हैं कि उसको कुछ अलाउंसेस देना, लाइक एडवर्टाइजिंग अलाउंस, विंडो डिस्प्ले अलाउंस और फ्री सैम्पल अलाउंस, कि ये हमारी अलाउंस क्या होती है, हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, कि हमारी बाय प्रोडक्ट से हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्राइसिंग, कि हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देख के हम प्राइसिंग कैसे करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन और इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन एंड अबेंडमेंट। ये हमने 5 स्टेज पढ़े थे हमारे, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज पे हमारी अलग अलग प्राइसिंग कैसे होती है। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो हमने अभी पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, हम स्किमिंग प्राइसिंग कर सकते हैं, कि जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा हाईली मतलब बिल्कुल भी कंपिटिटर्स नहीं है उसके, तो हम उसको स्किमिंग प्राइस कर सकते हैं, हम हाईली चार्ज कर सकते हैं उस पर, क्योंकि वो हमारी वहाँ पे कस्टमर में हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कंपिटिटर ही नहीं है, ठीक है। तो स्किमिंग प्राइस तो समझाया, तो इस पर इतना ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम कर सकते हैं हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज पे, कि जब हमारी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तब हम पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग कर सकते हैं, कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को हम लो रख रहे हैं हमारे कंपटीटर की प्राइस से, ठीक है, और उस पर हम कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, पर जो मार्जिन है वो हमारा लो मार्जिन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड है हमारा प्राइसिंग एट ग्रोथ स्टेज, कि ग्रोथ स्टेज पे हम प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। जब हमारी जो ग्रोथ स्टेज है बहुत ही जल्दी हो रही है, बहुत ही जल्दी हमारी ग्रोथ हो रही है प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्ट की, तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी डिमांड जब बढ़ेगी तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम हाई प्राइस कर सकते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है तेज़ी से, तो हम उस पर हाई प्राइस कर सकते हैं, प्राइस स्कीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर उसकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है और बहुत ही ज़्यादा धीरे हो रही है, तो हम उस पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमें उसमें रूल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उसकी हम सेल्स बढ़ा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद जब ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तब उस पर हम प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं, कि हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारी कंपनी का नाम बढ़ रहा है, हमारे प्रोडक्ट का नाम बढ़ रहा है, तो हम प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कि हमारी प्रोडक्ट का दाम नहीं लगा रहे, हम उस पर उसके गुडविल का दाम लगा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के नेम का, फेम का, उसके ब्रांड, उस पर जो ब्रांड है उसका दाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद प्राइसिंग एट मैच्योरिटी स्टेट। मैच्योरिटी स्टेट क्या होता है, जब हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स हमारी हाई पीक पे हो, मतलब मैक्सिमम प्राइस सेल्स हो रही है हमारी, ठीक है, तो वो हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है। अगर
During this it is during this stage the marketer face tough challenges to retain the existing market share. During this stage, new products enter the market. Customers start moving towards the other product and substitutes. Pricing during the stage depends upon whether oligopolistic condition or monopolistic condition exists. तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, जब हमारी प्रोडक्ट की सेल्स मैक्सिमम लेवल पे होती है तो उस टाइम पे हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो उस पोजीशन पे ही रुका रहे, है ना। तो उस टाइम पे उसको क्या करना पड़ता है, और उसकी जो कंपटीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी जो न्यूली कंपिटिटर्स एंटर भी हमारी उस टाइम पे ज़्यादा होती है। ठीक है, कि न्यूली कंपिटिटर्स कौन, जो देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो हम भी वो प्रोडक्ट बनाएं, तो इसीलिए हमारी न्यू कंपिटिटर्स भी ऐड ऑन होती है उस मार्केट में। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये देखना है कि जो हमारी जो मार्केट है वो कौन सी मार्केट है, ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट है या फिर मोनोपॉलिस्टिक मार्केट है। ओलिगोपॉलिस्टिक प्राइसिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंट्री टू मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ मार्केट्स। तो ओलिगोपॉलिस्टिक क्या है कि हमारी जो एंट्री है मार्केट में वो रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही कम फ्यू सेलर्स हो सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम लीडर प्राइसिंग कर लेंगे, हम अपने बाकी कंपटीटर से बात करके एक लीडर प्राइसिंग कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी प्राइस में कोई चेंज ना आए और हमारी सबकी सेल्स बनी रहे। ठीक है, और अगर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन है तो हम मार्केटिंग मैच्योरिटी स्टेज में क्या करेंगे, हम अपनी कंपटीटर प्राइस के हिसाब से अपनी जो अपनी प्राइस है वो कंपटीटर्स की प्राइस के हिसाब से अपनी प्राइस कर लेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो हम उस पर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी डिफरेंशिएशन और ज़्यादा हो जाए, जिससे कि हम अपनी सेल्स बढ़ा सके और प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए भी। तो कंपटीटर के हिसाब से है, मोनोपॉलिस्टिक है तो कंपटीटर की प्राइस क्या है वो देखेंगे और उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग करेंगे। फिर उसके बाद प्राइसिंग एट द डिक्लाइन स्टेज, तो जब उसकी प्राइसिंग डिक्लाइन स्टेज पे होती है तब वो क्या करती है, वो अपनी प्राइस को कम करने की कोशिश करती है ताकि उसकी सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द टोटल सेल्स शो अ डिक्लाइनिंग trend. It may ultimately touch a very low level. This happens due to many reasons such as new technological innovation, change in consumer taste and habits, etc. At this stage, the company should adopt break-even point pricing policy so that it may continue its production activities. In other words, the company should use marginal cost increment cost pricing to stay in the market. If possible, price discrimination may also be adopted as a final step. Attempt should be made to cut costs of production, promotion and distribution. तो जो डिक्लाइन स्टेज है वहाँ पे वो बहुत सारी प्राइसिंग एक्टिविटी करती है, लाइक जैसे होता है ना डूबते वक्त हाथ पैर मारना। ठीक है, तो वो चीज़ वो चलती है डिक्लाइन स्टेज पे कि अब तुम्हारी जो प्राइस है मतलब जो सेल्स है वो गिर रही है तो तुम कैसे भी करके उसको बचाना चाहोगे, तो वहाँ पे तुम बहुत सारी प्राइसिंग एक्टिविटी लगा सकते हो। कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमें बस अपनी कॉस्ट इनकर करनी है। ठीक है, हमारी कॉस्ट इनकर हो जाए, ऐसी कोई प्राइस की हमारी कॉस्ट तो इनकर हो ही जाए। ठीक है, तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो ब्रेक इवन पॉइंट लगा सकती है कि उसकी कॉस्ट इनकर हो जाए। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीमेंट कॉस्ट यूज कर सकती है कि पर एक प्राइस की कॉस्ट को हम देख के चला सकते हैं कि हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है कि छोटे कंज्यूमर से वो मतलब कैसे भी यहाँ पे इस स्टेज पे वो कोई भी अगर उसको जो ठीक लग रहा है वो यूज़ करेगा ताकि उसकी प्राइस जो है उसकी सेल्स जो है फिर से लाइन पे आ सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी प्राइसिंग एंड अबेंडन स्टेज। This is the last stage of product. At this stage, there is almost no sale of a product as it has been rejected in the market. Thus, production of such a product should be discontinued and the resources employed in its production should be diverted to the production of other goods and services. Attempt should be made to sell the remaining stock at throw-away prices or disposed of as a junk. तो हम अबेंडेंस स्टेज में हम प्राइसिंग या तो हम उसको फेंक सकते हैं प्राइसिंग पे या फिर हम उसको बहुत ही कम प्राइस पे उसको मार्केट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको
एज मतलब हमारी कबा एज अ जंक हम उसको स्क्रैप में भी बेच सकते हैं हमारी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अबेंडेंस स्टेज है कि वहाँ पे ज़ीरो सेल्स है, एकदम ज़ीरो सेल्स है, तो वहाँ पे तो कोई भी प्राइस उसको मिल जाए तो ठीक है। और नहीं भी मिल रही है तो भी उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, वो वैसे भी कबाड़े में जानी है, ठीक है। तो हमारा 8 चैप्टर ख़त्म हो गया।